और शिफा भाई तब साथ साथ थे। तो देखिए एक संघर्ष है शिफा भाई का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से वो पिछले 3-4 सालों से जेल के अंदर है, तो देखिए ये एक सिंपैथी है जो लोगों की उनके साथ जुड़ी हुई है, जो एक उनका जो सीएनआरसी के आंदोलन से लेकर के आज तक, जो आज आपने देखा कि तमाम उन लोगों की जमानतें हो गई, लेकिन शिफा भाई की आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो वैसे उतारते हैं जो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करते हैं। देखिए वोट टिकट मांगने का अधिकार सबको है और चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबको है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि किस सीट पर क्या समीकरण बैठते हैं। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, किसी भी आरएसएस कोटे से कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जिसका घर खानदान या और लोग, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ओखला की आवाम इस बात को बहुत ही संजीदगी से देखती है और कि कोई ऐसा कैंडिडेट मतलब अगर उनके सामने है तो उसको किस तरीके से वो उन पर विश्वास जताएगी कि जो आरएसएस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम करता है। तो ऐसा कोई टिकट नहीं आना चाहिए। क्यों देरी हो रही है? ओखला में अभी तक आपकी पार्टी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कौन यहाँ के दावेदार होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अभी 22 सीटों को अभी होल्ड पे डाला हुआ था और अभी तक ओखला को लेकर के काफी घमासान चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि काफी जो सीटों पर, चाहे एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, सब ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस की 22 सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है और अभी भी उसकी लिस्ट पेंडिंग है। देखिए जहां तक ओखला का सवाल है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट हमेशा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले से उसकी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई हो, तो आखिर दिनों में ही प्रत्याशी की घोषणा होती है। तो अभी भी चर्चा चल रही है, आला कमान इस पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि अभी एक और सीसी होनी है, फिर सीसी के बाद देखिए क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक चर्चा बनी हुई है कि किसको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप पूरी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि एक माहौल है कांग्रेस का, आपको माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अब लोग पिछले 10 सालों से परेशान हो चुके हैं, दोबारा से शीला जी वाली दिल्ली को याद कर रहे हैं। जिस तरीके से शीला जी ने 15 साल दिल्ली को सजाया संवारा, उसी तरीके से दोबारा से दिल्ली वासी अब थक चुके हैं, परेशान हो ओखला की बात की जाए तो ओखला में कैसे देख रही है? अगर कांग्रेस पार्टी आपको पे भरोसा जताती है, किस तरह का मुकाबला यहाँ पे आप देख रही है? क्योंकि यहाँ पे जो है दिल्ली दंगे के आरोप में जो सिफाउर रहमान को एमआईएम ने टिकट दिया है, कहा जा रहा है कि नाइंसाफी के लिए एक वोट दे सिफाउर रहमान को, इस तरह के नारे लग रहे हैं। देखिए शिफाउर रहमान भाई के साथ मेरी सिंपैथी है और आपको याद होगा कि जब सीएनआरसी के वक्त जब शिफाउर रहमान साहब जब जमीन पर थे और जिस तरीके से वो जामिया के स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त हम भी उनके साथ खड़े थे। मुझे आज भी याद है कि जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त मैं और शिफा भाई दोनों ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में हम बच्चों को लेकर के जब गिरफ्तारियां हो रही थी उसको लेकर के हम लगातार कंप्लेंट दिए जा रहे थे। लोग जब छात्रों को उठाया जा रहा था तो हम लगातार हर पुलिस स्टेशन के अंदर धक्के खा रहे थे। तो मैं और शिफा भाई तब साथ साथ थे। तो देखिए एक संघर्ष है शिफा भाई का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से वो पिछले 3-4 सालों से जेल के अंदर है, तो देखिए ये एक सिंपैथी है जो लोगों की उनके साथ जुड़ी हुई है, जो एक उनका जो सीएनआरसी के आंदोलन से लेकर के आज तक, जो आज आपने देखा कि तमाम उन लोगों की जमानतें हो गई, लेकिन शिवा भाई की आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो देखिए एक संघर्ष है उनका, उसमें कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन देखिए अब लोग कितना उन पर भरोसा जताते हैं, लोग कितना उनको वोट देंगे चुनावी मैदान में, जब कोई भी कैंडिडेट प्रत्याशी उतरता है तो देखिए फिर एक अलग माहौल बनता है कि उनको उनके उस संघर्ष के लिए वोट दिया जाएगा, या ओखला की आवाम विकास के मुद्दों पर आज पिछले 10 सालों से जो ओखला के अंदर कहीं ना कहीं विकास पीछे छूट गया उस पर, क्योंकि ओखला के अंदर आप जानते हैं कि सड़कों का जो हाल है और धूल मिट्टी, जिस तरीके के यहाँ पे मुद्दे हैं कि बहते सीवर हैं, कूड़े का मार है, जगह जगह आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से लेकर के आप कहीं पर भी किसी भी अभी आप शाहीन बाग में खड़े हैं, आप पटला हाउस चले जाइए, आप शाहीन बाग चले जाइए, अब धड़ाधड़ सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। लगातार 10 सालों से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब एक के बाद एक सड़कें आप देखिए कि उनके उद्घाटन हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। तो देखिए ये पिछले 10 सालों से आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक गायब थे, लेकिन अचानक
वो आकर के पिछले 2 महीने से वो काम करा रहे हैं कि मैं आपके सारे काम करा दूंगा। अगर इसी तेजी से अगर काम कराया होता तो शायद आज उनको इस आज जहाँ पे वो खड़े हैं वो वहाँ पे उनको इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती है। जनता देखिए पिछले 10 सालों से परेशान है, बेहाल है। तो अब ओखला की आवाम ने पूरी तरीके से मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को इस चुनाव में उनको जवाब अपने वोट की चोट से उनको जवाब देना है। लेकिन आप बैनर पोस्टर नहीं देख रही हैं, पूरे दिल्ली में लगा हुआ, फिर से आ रहे केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान कहा जा रहा है कि मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस इसलिए अभी तक टिकट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का। नहीं देखिए, जिस तरीके से ओखला के अंदर पिछले 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, वो आप ग्राउंड पर आप चले जाइए और लोगों से बात करिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से बहते सिवर, जिस तरीके से नालियां बह रही थी और किस तरीके से टॉयलेट्स बह रहे थे और क्या हाल था, क्या हश्र था। पिछले 10 साल में लोग नहीं भूल सकते जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई थी, गड्ढे थे और लोगों के लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे थे। लोग उन बातों को नहीं भूल सकते। आप पिछले 2 महीने से आप आकर के ग्राउंड पर काम करा रहे हैं कि अब मैं आपके सारे काम करा दूंगा। तो अगर इसी तेजी से आपने काम कराए होते तो आज जनता आपको बिल्कुल वोट देती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और लोग पूरी तरीके से आपसे हताश हो चुके हैं और आपको बदलने का मन बना लिया है। और आज ओखला के अंदर जिस तरीके का एक माहौल आपको देखने को मिल रहा है, कांग्रेस इसलिए देरी लगा रही है क्योंकि आज ओखला की डिमांड ये है कि किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाए ताकि एक नए चेहरा नई एनर्जी के साथ काम कर पाए। क्योंकि देखिए पिछले काफी सालों से आप देख रहे हैं कि वही पुराने चेहरे जो जमीन पर थे, अब उनको कहीं ना कहीं एक रिप्लेसमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि नए चेहरे को उतारा जाए। तो उसका क्या उसके समीकरण, उसकी सारी चीजें देखिए, जब किसी को टिकट दिया जाता है तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो देखिए इन सब चीजों पर सोच विचार चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही किसी नए प्रत्याशी का ऐलान होगा और ओखला को एक मजबूत और कहीं ना कहीं आप जो हम मजबूत नुमाइंदगी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मजबूत नुमाइंदा मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो है वैसी ने कैंडिडेट उतारा है, तो क्या वैसी का जो फैक्टर है वो काम करेगा दिल्ली चुनाव में, कैसे लग रहा है? देखिए जितने भी कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों को उतारा है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब के लिए बोला जाता है कि बी टीम बार बार उनको कहा जाता है। तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसे प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी उतारते हैं जो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करते हैं। देखिए वो टिकट मांगने का अधिकार सबको है और चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबको है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि किस सीट पर क्या समीकरण बैठते हैं, किस सीट पर क्या चीजें बैठ रही हैं। देखिए पिछली बार भी आपने देखा कि जब नगर निगम के चुनाव थे उस वक्त भी जब प्रत्याशी उतारे गए थे तो प्रत्याशियों कितने एमआईएम के प्रत्याशी कितना वोट लेकर के जाते हैं। और इसी तरीके से अब इस बार भी जो शफाउर रहमान साहब को उतारा है तो देखना ये है कि लोग विकास पर वोट देंगे या लोगों जो एक संघर्ष है, जो जिस तरीके से शफाउर रहमान साहब ने पिछले काफ़ी सालों से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनको कई तरीके के आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी जमानत को लेकर के चर्चा चल रही है। उन तमाम सीटों पर जो खास करके दिल्ली दंगों के जिनको आरोपी बनाया है, देखिए उन सभी के साथ मेरी सिंपैथी है, उन सभी के साथ मेरा एक जुड़ाव है। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या वो सही मायने में लोगों के काम करने के लिए आ रहे हैं या फिर अपने निजी किसी अपने मुफाद के लिए आ रहे हैं। और देखिए आज जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शफाउर रहमान साहब को जब कैंडिडेट बनाया है तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी भी इस पर सोच विचार कर रही है और ऐसे ही किसी कैंडिडेट को उतारेगी जो मुकाबला अमानतुल्लाह साहब से भी है, शफाउर रहमान साहब से भी रहेगा और त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। इसको अब देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी किसको वोट देती है। उम्मीद हम सिर्फ यही कर रहे हैं और इसको हम हमेशा मैं इस बात को कहती हूँ कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो। किसी भी आरएसएस कोटे से कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जिसका घर खानदान या और लोग, ये भी समझना जरूरी है क्योंकि ओखला की आवाम इस बात को बहुत ही संजीदगी से देखती है और कि कोई ऐसा कैंडिडेट मतलब अगर उनके सामने है तो उसको किस तरीके से वो उन पर विश्वास जताएगी कि जो आरएसएस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम करता है। तो ऐसा कोई टिकट नहीं आना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि किसी ऐसे चेहरे को ही कांग्रेस पार्टी वोट टिकट दे जो कि ओखला के लिए बेहतर साबित हो। लेकिन जिस तरह से जो तमाम नेताओं के बयान है, रमेश बिधूड़ी दिल्ली चुनाव के बीच कहते हैं
कि प्रियंका गांधी की गाल की तरह सड़कें बनवा दिया जाएगा। इस तरह के बयान को किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, उस पर प्रियंका जी का जवाब आया, आपने अगर आज सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि वो अपने गाल क्यों नहीं देखते हैं। और इस पर तो ये भी हम कह सकते हैं, खैर किसी की माँ बहनों के बारे में ये कहना, जबकि चुनाव आयोग की भी टिप्पणी है इस पर। चुनाव आयोग कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस पर फिर भी खेद व्यक्त किया है चुनाव आयोग ने, और आज प्रियंका गांधी जी का भी बयान आया कि वो फजूल बातें करते हैं, ये फालतू, ये सब बेतुकी बातें हैं। और इस पर उन्होंने कहा कि वो उनके अपने गालों का क्या हाल है। तो इस पर देखिए, यही कह सकते हैं कि ऐसे उम्मीदवार, जो भाजपा ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जो माँ बहनों की कितनी इज्जत करता है, माँ बहनों के लिए क्या सोच रखता है। इसके लिए जो रमेश बिदूड़ी हैं, इनके खिलाफ मैंने नेशनल वुमेन कमीशन, महिला आयोग के अंदर भी शिकायत दर्ज कराई है। उम्मीद करते हैं कि महिला आयोग की तरफ से इस पर संज्ञान लिया जाएगा, और भाजपा से ये करते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को कहीं ना कहीं, ऐसे उम्मीदवार का टिकट काटने का काम करा जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखता है, इस मानसिकता का है, ऐसा व्यक्ति जो कि आपको याद होगा कि किस तरीके से संसद के अंदर एक अपनी साथी सांसद को किस भाषा में बोलता है, कैसी भाषा का प्रयोग करता है। तो ऐसी मानसिकता का व्यक्ति अगर किसी विधानसभा से उसको उम्मीदवार बनाया है भाजपा का, तो देखिए ये सोचने का विषय है कि ऐसे उम्मीदवार को क्या कालका जी विधानसभा की आवाम जिताने का काम करेगी, या कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति क्या किसी भी कुर्सी के लायक है। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी के बारे में भाजपा को सोचना चाहिए। और ऐसे जो नफरती लोग हैं, क्योंकि भाजपा वैसे तो नफरत की राजनीति करती है, हम सब जानते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी जब ऐसी भाषा बोलते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, और इस तरीके की भाषा बोलते हैं कि कांग्रेस की विधवा और मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, बेटियों को छिन जाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसी बात करते हैं कि मुजरा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद जब इनके पार्टी के नेता, तमाम वो जो लोग हैं जो जिनके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जब कठुआ कांड हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री जी जब देश की प्राचीर से जब महिला सम्मान की बात करते हैं, तो बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ा जाता है, न केवल छोड़ा जाता है बल्कि मिठाई खिलाई जाती है और फूल माला से स्वागत किया जाता है। बीएचयू के 3 छात्रों को जब जमानत मिलती है, तो आपको याद होगा बीएचयू के दिल्ली चुनाव में रहेगी मैम? नहीं, बिल्कुल रहेंगे। भाजपा की जो मानसिकता है, महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है, वो यही दर्शाती है कि देखिए, महिला सम्मान तो छोड़ दीजिए, नफरत की राजनीति करने वाले लोग कभी भी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। और दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली मोहब्बत से चलती है, यहाँ पर नफरत का कोई काम नहीं है। आखिरी में एक सवाल लेंगे मैम, जिस तरह से अभी हाल ही में ओखला के जो काउंसलर है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि वैसी एमआईएम जो बी टीम का काम करती है, उसको लेकर इम्तियाज अली दिल्ली प्रभारी, उन्होंने कहा कि आकर के जवाब देंगे कांग्रेस के लोगों को। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं बड़े अफसोस से इस बात को कहती हूँ। देखिए, इस बात को जिनका आपने जिक्र किया है, मैं उनके लिए तो ये जरूर कहूंगी कि देखिए, ऐसे लोग कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता के लोग हैं, और कहीं ना कहीं दोगलापन नजर आता है इनकी हर चीज में। आप देखिए कि जब आपने रमेश बिदूड़ी का जिक्र किया, तो रमेश बिदूड़ी पर वो बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके खुद के वालिद साहब जब किसी की बीवी के बारे में, किसी की बीवी को, माफ कीजिएगा आपके चैनल पर वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं, लेकिन किसी की बीवी को आप अगर ऐसे शब्द कहें, और आप किसी की बीवी को ऐसा कहें कि मैं, तमाम वीडियोस हैं, मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकती, लेकिन किसी की माँ बहन और बीवी को ऐसे शब्द बोले, तो आपको कोई हक नहीं है कि किसी के बारे में ऐसी बात कहने का, और किसी अपोज करने का भी आपको हक नहीं है। लेकिन जहाँ तक एमआईएम की बात है, तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि दोहरी मानसिकता के ये लोग हैं कि अपने गिरेबान में नहीं झांकना, अपने गिरेबान में बिना झांके ये दूसरों पर टिप्पणियां करते हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि अपने पहले गिरेबान में झांकिए कि आपके अपने गिरेबान में कितने छेद हैं, उसके बाद आप किसी पर टीका टिप्पणी कीजिए। तो इनकी अपनी क्या मानसिकता है, इनकी अपनी क्या विचारधारा है, जिसकी अपनी विचारधारा खोखली हो, जो खुद किसी आरएसएस के लिए काम करते हो, देखिए वो दूसरों पर टीका टिप्पणी करने लायक नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये